सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमारे 16 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा पार्ट रहेगा 17 यानी अपन कह सकते हैं पार्ट नंबर 17। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था सेल के विद्युत वाहक बल व गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध का। उसी कड़ी में हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक के मध्य संबंध देखा था और आज इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे निर्नष्ट समीकरण। क्या कहेंगे इसको? निर्नष्ट इक्वेशन। देखते हैं। देखो, वास्तव में निर्नष्ट समीकरण है क्या? अपन कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड विभव व सेल विभव के पर इलेक्ट्रोड विभव व सेल विभव पर सांद्रता व तापमान के प्रभाव को दर्शाने वाला जो समीकरण है उसे ही हम निर्नष्ट समीकरण कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव, क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोड विभव व सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव व सेल विभव पर सांद्रता तथा तापमान के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाता है। निर्नष्ट समीकरण कहलाता है। यानी सीधी सी बात ये है कि ये जो निर्नष्ट इक्वेशन है ये इलेक्ट्रोड विभव व सेल विभव पर सांद्रता व तापमान के प्रभाव को बताता है। अब देखो, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन व मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उसमें हम ऊष्मागतिक संबंध को लिख रहे हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि डेल जी व डेल जी नोट के मध्य ऊष्मागतिक संबंध निम्न प्रकार है। देखो क्या है संबंध? डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन के। इसको मैं समीकरण 1 दे दूं। यानी अपन कह सकते हैं किसी विद्युत रासायनिक सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा व मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो ऊष्मागतिक संबंध है उसको हम इस समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन के। देखो, डेल जी तो क्या है? अपन कह सकते हैं डेल जी तो क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। फिर है डेल जी नोट, क्या कहेंगे? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। फिर आर गैस स्थिरांक, टी परम ताप यानी केल्विन में तापमान है।
और के क्या है, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। अब देखो ये समीकरण है, ये डेल जी व डेल जी नोट के मध्य ऊष्मागतिक संबंध को बता रही है। अब देखो ये जो के है साम्य स्थिरांक, इस साम्य स्थिरांक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। देखो हम एक गैल्वेनिक सेल की सामान्य अभिक्रिया लिख रहे हैं। अपन कह रहे हैं किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक कह सकते हैं या डेनियल कह सकते हैं, किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल की सामान्य सेल अभिक्रिया, सामान्य सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार है, अभिक्रिया निम्न प्रकार है। देखो सामान्य अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल की, ए और बी, उत्पाद क्या बन रहे हैं, सी प्लस डी। अब देखो ये मैंने किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल की सामान्य अभिक्रिया लिखी है, ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। अब देखो अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, तो मैं कह सकता हूं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। अब देखो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, यानी हम कहेंगे कि साम्य स्थिरांक बराबर क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, क्या लिख दूं, साम्य स्थिरांक इक्वल टू, ऊपर तो क्या आएगी, उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। अब देखो साम्य स्थिरांक को हम कैसे लिख रहे हैं, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, उत्पाद तो ये रहे, उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। तो ये हमारे पास साम्य स्थिरांक k का फॉर्मूला आ गया द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। क्या लिखा, k इक्वल टू उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। देखो इसका मतलब सांद्रता है। अब देखो इस k के मान को मैं इस समीकरण 1 में रखूं, देखो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, इनको मैं हटा रहा हूं। अब हम इस k का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यानी हम कह सकते हैं k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या आएगा, डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन। अब देखो अब रख दूँ मैं k का मान, ये लो उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। अब देखो अब यहां पर मैं लगाऊं कंडीशन, देखो क्या लगाऊं, मैं कह दूं यदि अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता इकाई हो। क्या कहा मैंने, अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता इकाई हो।
इकाई हो तो क्या होगा, देखो के का मान, भाई उत्पाद की सांद्रता भी इकाई है और अभिकारक की सांद्रता भी इकाई है, तो के का मान क्या जाएगा, के इक्वल टू 1। अब के का मान 1 आ गया तो इसका मतलब आर टी एल एन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अब इस समीकरण 1 से अपन क्या कर सकते हैं, यानी डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट। देखो यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि उत्पादों व अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वह मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमने क्या देख लिया, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से साम्य स्थिरांक बराबर क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। यहाँ से हमने के का सूत्र लिख लिया, फिर के का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, फिर हमने कंडीशन लगा दी कि यदि अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता इकाई हो तो के का मान 1 हो जाएगा। के का मान 1 होने पर आर टी एल एन के का मान 0 हो जाएगा और उस स्थिति में डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इनको मैं साफ कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई। अब देखो हमें पता है, हम लिख सकते हैं चूंकि डेल जी तो क्या होता है, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, और डेल जी नोट क्या होता है, डेल जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। डेल जी इक्वल टू तो क्या है, माइनस एन एफ ई, और डेल जी नोट बराबर क्या है, माइनस एन एफ ई नोट। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से देखो डेल जी व डेल जी नोट के मान इस समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, हम लिखेंगे माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन के, आर टी एल एन के। ठीक है, अब देखो, अब हम इस पूरी समीकरण को माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो मैं यहां पे क्या लिख दूं, मैं यहां पे लिख दूं उपरोक्त समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर देखो क्या होगा, माइनस माइनस ये तो जाएगा प्लस, यानी एन एफ ई इक्वल टू, ये भी माइनस माइनस प्लस, यानी एन एफ ई नोट, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस आर टी एल एन के। अब देखो इस समीकरण में हम एन एफ का भाग देंगे, क्या कहेंगे, उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में एनएफ का भाग देने पर, एनएफ का भाग देने पर देखो क्या होगा, मैं भाग दे रहा हूं एन एफ ई अपॉन एन एफ इक्वल टू एन एफ ई नोट अपॉन एन एफ, फिर माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन के। देखो एन एफ से एन एफ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ई इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ और फिर है एल एन के, फिर है एल एन के। कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
हमने क्या किया, पहले डेल जी और डेल जी नोट के मान इसमें रखे, तो हमारे पास ये समीकरण आई। इस समीकरण को हमने माइनस से गुणा किया तो हमारे पास ये समीकरण आ गई, एन एफ ई इक्वल टू एन एफ ई नोट माइनस आर टी एल एन के। फिर हमने इस समीकरण में एन एफ का भाग दिया तो हमारे पास ई इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो के का मान हमारे पास है, हम इसमें के का मान रखिए तो हमारे पास समीकरण क्या आएगी, ई इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और के का मान क्या है, एल एन उत्पादों की सांद्रता, ये लो उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। अब क्या करते हैं, अब हम देखो ln का आधार ई है, हम इसका आधार 10 करेंगे। अपन यहां पे कह सकते हैं ln को log में परिवर्तित करने पर, देखो क्या आएगा, e इक्वल टू ई नोट माइनस क्या हो जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और अब क्या आ जाएगा, अब एल एन के स्थान पे log 10 और के का मान उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। तो एक हमारे पास ये समीकरण आ गई। देखो ये समीकरण है, ये भी निर्दिष्ट समीकरण ही है। हम कह सकते हैं ये हमारे पास आई है, ये निर्दिष्ट समीकरण है, निर्दिष्ट समीकरण। और ये क्या है, ये है निर्दिष्ट समीकरण का सामान्य निरूपण, निर्दिष्ट समीकरण का सामान्य निरूपण। अब देखो इसमें कौन कौन सी राशियां हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। इसमें राशियां कौन कौन सी हैं, हमने निर्दिष्ट समीकरण व्युत्पन्न कर लिए। देखो पहले ये देखो, आप देखो ये E और E नोट, अगर इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड का विभव हो जाएगा, और अगर सेल होगा तो सेल का विभव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E तो क्या है, E तो है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। और E नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर देखो, फिर है R, R है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक, और इसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये मैंने R का मान लिख दिया। फिर T क्या है, T है परम ताप, परम ताप केल्विन में होगा, यानी 298 केल्विन। फिर देखो N, N क्या है, N अपन कहेंगे कि अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। क्या कहेंगे, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित होने
होने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या और F का हमें पता ही है, फैराडे स्थिरांक होता है। F क्या होता है? फैराडे स्थिरांक। और हमें पता है फैराडे स्थिरांक किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम आवेश के बराबर होता है फैराडे स्थिरांक। और ये हमारे पास है के स्थान पर उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो E और E नोट हैं, ये तो विभव है और ये मानक विभव है। अगर इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड का विभव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोड का मानक विभव। सेल होगा तो सेल का विभव और सेल का मानक विभव, मानक सेल विभव। R गैस स्थिरांक है, T परम ताप है, N अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है और F है फैराडे स्थिरांक। अब देखो हम इस समीकरण में R, T और F का मान रखकर अगर इसको हल करेंगे तो देखो हमारे पास क्या समीकरण आएगी, समझना आप ध्यान से। यानी हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, देखो R, T व F का मान रखकर समीकरण को हल करने पर देखो मैं पहले मान रख रहा हूँ E इक्वल टू E नोट फिर -2.303 इंटू R, R का मान मैंने लिखा है आपको 8.314 और फिर इंटू क्या है T 298 नीचे अपॉन N तो है ही, N तो क्या है अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है तो N, फिर फैराडे 96,500 कूलाम और आगे क्या है log 10 उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। ये लो, अब देखो जब इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास समीकरण आएगी E इक्वल टू E नोट -0.0591 अपॉन N और आगे क्या है log 10 यानी उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। तो हम निर्णय समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्या E इक्वल टू E नोट, देखो ये इक्वल नहीं है, ये माइनस ही है, E इक्वल E नोट माइनस 0.059 अपॉन N, N क्या है यहाँ पे अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, फिर log 10 उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। अब देखो अब हम इस समीकरण में क्या कहें, हम कह सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में, देखो इस समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, उपरोक्त समीकरण में यदि अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रताएं इकाई हों, की
सांद्रताएं इकाई हो तो देखो क्या होगा, अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता इकाई हो रही है, इसका मतलब 1/1 के का मान 1 आ जाएगा, के का मान 1 आ गया तो log 1 का मान 0, इसका मतलब ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0, और हमारे पास क्या बचेगा E = E0। और हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल में यदि अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रताएं इकाई हो तो सेल का जो सेल विभव है वह ही मानक विभव कहलाता है। क्या बताया मैंने, किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल में यदि अभिकारक व उत्पादों की सांद्रताएं इकाई हों तो सेल का सेल विभव ही मानक सेल विभव कहलाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो हमने नैनसरट समीकरण व्युत्पन्न कर लिए, हमने उसके अलग अलग रूप भी देख लिए, इसको तो आप विशेष तौर से ध्यान में रखोगे। E = E0 - 0.059/n log 10, और ये log यानी के स्थान पे क्या रखा है हमने, ऊपर तो उत्पादों की सांद्रता और नीचे अभिकारकों की सांद्रता। अब देखो, अब हम इस निर्नष्ट समीकरण के अनुप्रयोग देखते हैं। क्या देखते हैं, निर्नष्ट समीकरण के अनुप्रयोग। देखो, हम निर्नष्ट समीकरण के द्वारा जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके विभव की गणना कर सकते हैं, और फिर इलेक्ट्रोडों के विभव से हम सेल के विभव की गणना कर सकते हैं। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी निर्नष्ट समीकरण लिख सकते हैं और सेल विभव के लिए भी हम निर्नष्ट समीकरण लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे निर्नष्ट समीकरण के अनुप्रयोग। निर्नष्ट समीकरण के अनुप्रयोग, यानी अपन कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ निर्नष्ट इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ निर्नष्ट इक्वेशन। देखो क्या बताया मैंने बताया कि हम किसी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल व किसी अर्ध सेल के लिए हम इलेक्ट्रोड विभव व सेल विभव की गणना कर सकते हैं। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोडों के विभव की गणना करके फिर हम उस सेल के लिए सेल विभव की गणना हम निर्नष्ट समीकरण के द्वारा कर सकते हैं। देखो हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं डेनियल सेल। देखो डेनियल सेल, देखो इस डेनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। अब देखो आप, हम इस डेनियल सेल के लिए पहले इलेक्ट्रोडों के लिए विभव की गणना करेंगे और फिर इस डेनियल सेल के लिए हम विभव की गणना करेंगे। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि पहले हम इलेक्ट्रोडों के लिए नैनसरट समीकरण लिखेंगे और फिर सेल के लिए हम क्या लिखेंगे, निर्नष्ट समीकरण। तो देखो हमें पता है डेनियल सेल हमने अच्छे से पढ़ रखा है, यानी डेनियल सेल में हमें पता है कि एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, एनोड पे तो होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, और डेनियल सेल में एनोड होता है जिंक का, यानी एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ये लो Zn(S) Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होगी, अपचयन की अभिक्रिया, और डेनियल सेल में कैथोड होता है कॉपर का, यानी अभिक्रिया होगी Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन और Cus। अब देखो ये तो हमने
डेनियल सेल की बात की है कि डेनियल सेल में एनोड जिंक का होता है, कैथोड कॉपर का होता है। एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया। अब हम अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए इनके विभव की गणना कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, जब हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि एकल इलेक्ट्रोड विभव की बात आई तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार हम उस विभव को अपचयन विभव के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए विभव की गणना कर रहे हैं, तो हम वो अपचयन विभव की गणना कर रहे हैं। इस बात को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। ये तो हमने डेनियल सेल की बात की है कि एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे अपचयन। अब हम अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए मानक अपचयन विभव की गणना कर रहे हैं नेनर्स्ट समीकरण के द्वारा। अब देखो इसको तो मैं हटा रहा हूं। अब हम अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए, तो पहले मैं लिख दूं इलेक्ट्रोडों के लिए नेनर्स्ट समीकरण। क्या लिख दूं? इलेक्ट्रोडों के लिए नेनर्स्ट समीकरण। पहले बात कर रहा हूं मैं जिंक इलेक्ट्रोड की। किसकी? पहले मैं लिख दूं जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। अब देखो एकल इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब इसका जो विभव हम ज्ञात कर रहे हैं वो होगा मानक अपचयन विभव। अब अपचयन विभव अपन ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब इसकी जो अभिक्रिया होगी वो भी अपचयन की अभिक्रिया होगी, यानी Zn2+2 इलेक्ट्रॉन और बन रहा है यहाँ पे Zns। बस इस बात को आपको ध्यान में रखनी है कि हम जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नेनर्स्ट समीकरण लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर मानक अपचयन विभव की गणना कर रहे हैं। और मानक अपचयन विभव यानी अपचयन के लिए हमें अभिक्रिया भी अपचयन की लिखनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस अभिक्रिया के लिए नेनर्स्ट समीकरण लिख रहा हूँ। देखो कैसे लिखूँगा? Zn2+Zn इक्वल टू क्या लिख दूँ? E0 Zn2+Zn फिर माइनस 0.0591 अपॉन n। देखो n का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है log 10। याद करो उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद यहाँ पे क्या है? Zn, तो ये लो Zn की सांद्रता अपॉन अभिकारक क्या है? Zn2+। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें पता है ठोस जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता हम इकाई मानते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ चूंकि Zn की सांद्रता इक्वल टू इकाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ इसको, Zn2+Zn। अब देखो हमारे पास क्या समीकरण आएगी? Zn2+Zn इक्वल टू E0 Zn2+Zn माइनस 0.0591 अपॉन 2 और आगे है log 10। अब इसकी सांद्रता इकाई है यानी 1 और नीचे क्या है? Zn2+ की सांद्रता, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नेनर्स्ट समीकरण व्युत्पन्न किए। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हमने क्या लिखी है? नेनर्स्ट समीकरण। अब बात करूं मैं किसकी? अब बात कर रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैं कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। और इसके लिए भी हम मानक अपचयन विभव की गणना करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर भी अभिक्रिया क्या आएगी? अपचयन की अभिक्रिया आएगी। ये लो
CuS, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए लिख रहा हूँ मैं निर्णय समीकरण, क्या लिखूँगा, ECU2 प्लस Cu इक्वल टू E नोट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 अपॉन 2, अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। फिर log 10, यहाँ पर देखो उत्पाद क्या है Cu, तो ये लो उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक क्या है Cu2 प्लस, तो ये Cu2 प्लस की सांद्रता। वही बात जो हमने यहाँ पे लागू की थी कि ठोस अभिकारकों की सांद्रता इकाई मानते हैं, तो मैं लिख दूँ चूँकि Cu की सांद्रता इक्वल टू 1, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ECU2 प्लस Cu इक्वल टू E नोट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.0591 अपॉन 2, और आगे क्या है log 10, इसकी सांद्रता इकाई है तो 1 अपॉन Cu2 प्लस। ये हमने जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिख दी, निर्दिष्ट समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए निर्दिष्ट समीकरण व्युत्पन्न की है। अब हम डेनियल सेल के लिए क्या लिखेंगे, निर्दिष्ट समीकरण, ये अपन ऐसा कह सकते हैं कि अब हम इन दोनों की सहायता से हम डेनियल सेल के लिए सेल विभव की गणना करेंगे। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। अब हम क्या लिखेंगे, सेल के लिए या डेनियल सेल के लिए, ये हमें पता है ही, सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण, ध्यान से समझना आप। देखो सेल के लिए मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल। देखो हम लिखते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये तो होता है सेल के लिए सेल विभव का सूत्र, ई सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यानी कैथोड का अपचयनी विभव और एनोड का अपचयनी विभव। अब देखो हमें पता है, देखो दिख रहा ना आपको, यहाँ थोड़ा सा मैं इधर लिख दूं, ई सेल। अब देखो हमें पता है कि डेनियल सेल में कैथोड कॉपर का होता है और एनोड जिंक का होता है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू, देखो क्या लिख दूं मैं लिख दूं यहाँ पे कैथोड कॉपर का यानी Cu2 प्लस Cu, फिर माइनस ई, एनोड किसका है, जिंक का, यानी ये लो Zn2 प्लस और Zn। अब देखो आप, यानी हमें पता है कि डेनियल सेल में कैथोड कॉपर का होता है, एनोड जिंक का होता है। इस सूत्र में दोनों के हम मानक अपचयन विभव लेते हैं, यानी कैथोड का मानक अपचयन विभव और एनोड का मानक अपचयन विभव। तो मैंने क्या लिख दिया, ECU2 प्लस Cu, फिर माइनस EZn2 प्लस Zn। अब देखो, अब इसका मान तो हम यहाँ से रखेंगे और इसका मान हम यहाँ से रखेंगे। तो देखो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो चलो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहीं से देखो ऊपर से इसको मैं हटा रहा हूँ। अब हमें कैथोड व एनोड के मान इन दोनों समीकरणों से प्राप्त हो जाएंगे। देखो
क्या है, मैं लिख रहा हूँ ई सेल, फिर क्या है, ये है ECU2+, यानी ये रहा। मैं यहाँ पे रखूँगा, क्या रखूँगा, देखो E0 Cu2+Cu, फिर माइनस 0.0591 अपॉन 2, फिर है log 10 1 अपॉन Cu2+ की सांद्रता। इसका मान मैंने रखा है, अब माइनस, तो ये रहा माइनस, और अब इसका मान हम यहाँ से रखेंगे, देखो ये रहा, यहाँ लिख रहा हूँ इसका मान क्या है, E0 Zn2+ Zn माइनस 0.059 अपॉन 2 और log 10 1 अपॉन Zn2+ की सांद्रता। कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसका मान हमने यहाँ से रख दिया, E0 Cu2+Cu, फिर माइनस 0.059 अपॉन 2 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 1 अपॉन Cu2+ की सांद्रता, log 10 1 अपॉन Cu2+ की सांद्रता, फिर माइनस, ये रहा माइनस, इसका मान हमने यहाँ से रखा, ये रहा E0 Zn2+ Zn, फिर माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 1 अपॉन Zn2+ की सांद्रता। अब देखो, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब हम इसको सरल करते हैं आगे, देखो अब हम इसको आगे सरल कर रहे हैं। देखो इसको मैं कोष्टक में दिखा दूं, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास देखो क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू क्या है, E0 Cu2+ और Cu। अब देखो जब हम इसको खोलेंगे तो अंदर तो प्लस है और बाहर माइनस, तो ये तो जाएगा माइनस का, इसका मतलब इसको तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, माइनस E0 Zn2+ Zn, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो माइनस 0.059 अपॉन 2, इसको ले लूँ मैं कॉमन, माइनस 0.0591 अपॉन 2, तो फिर कोष्टक में क्या बच जाएगा, कोष्टक में बचेगा log 10 1 अपॉन Cu2+ की सांद्रता और माइनस log 10 1 अपॉन Zn2+ की सांद्रता। अब देखो ये क्या है, ये E0 सेल नहीं है क्या, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E सेल इक्वल टू E0 सेल। देखो मानक स्थिति यहाँ पे है, मानक स्थिति यहाँ पे है, हमें पता है इसके बराबर क्या होता है, E सेल, मानक स्थिति है तो मानक स्थिति, अरे अपन लिखते नहीं है क्या कि E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, तो वही तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ, माइनस 0.059 अपॉन 2, अब देखो log 10, इसको सरल करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर Zn2+, तो क्या हो जाएगा log 10 Zn2+ अपॉन Cu2+ की सांद्रता। अब देखो ये हमारे पास ये जो समीकरण आई है, ये हमारे पास डेनियल सेल के लिए, यानी अपन कह सकते हैं ये डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण व्युत्पन्न हो गई। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। हमने क्या किया, हमने पहले अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए निर्णय समीकरण लिखी, पहले जिंक इलेक्ट्रोड के लिए और बाद में कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन विभव के रूप में हमने लिखी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार
किसी इलेक्ट्रोड का विभव मानक अपचयन विभव माना जाता है। फिर हमने उन दोनों की सहायता से डेनियल सेल के लिए हमने क्या लिख दी। अब देखो हम क्या कह सकते हैं इस समीकरण से, इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि सेल का जो सेल विभव है, देखो इसका मान भी हमें पता है, ई नोट सेल कितना होता है, इसका मान होता है, हमने ज्ञात किया था डेनियल सेल के लिए 1.10, ठीक है ना, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि सेल का जो सेल विभव है, डेनियल सेल का सेल विभव, वो Zn2+ आयन व Cu2+ आयन इनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। और देखो यहाँ से अपन वो भी कह सकते हैं, कौन सी कंडीशन, कि यदि उत्पादों की सांद्रता इकाई हो जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो उस स्थिति में सेल का जो सेल विभव है वही मानक सेल विभव कहलाता है। तो देखो ये हमारी थी निर्नष्ट समीकरण, यानी आज की क्लास में हमने निर्नष्ट समीकरण का अध्ययन किया, उसकी व्युत्पत्ति देखी कि निर्नष्ट समीकरण को हम व्युत्पन्न कैसे करते हैं, और फिर हमने निर्नष्ट समीकरण के अनुप्रयोग देखे। अनुप्रयोग में हम पहले इलेक्ट्रोड के लिए निर्नष्ट समीकरण व्युत्पन्न की और फिर सेल विभव के लिए हमने निर्नष्ट समीकरण व्युत्पन्न की। हमने एग्जाम्पल लिया था डेनियल सेल, जिसको हम गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।